फंडामेंटल राइट का चैप्टर हमारा फिनिश हो गया था, थ्योरी हमने देख ली है। अब हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि वही मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन रिपीट होते हैं बाकी एग्जाम्स में भी। ठीक है, कुछ देख लेते हैं क्वेश्चन फंडामेंटल राइट के। फंडामेंटल राइट यूपीएससी पीवाई हेडिंग डाल लो, देखते हैं कि आप कितने क्वेश्चन के आंसर कर सकते हो। ठीक है, इसमें तो क्वेश्चन देखो, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन एक्स्ट्रा, कौन से आर्टिकल की बात हो रही है? आर्टिकल 15 इज अ फंडामेंटल राइट क्लासिफाइड अंडर, आपको बताना है किस आर्टिकल के अंडर आएगा है। ठीक है, ये कौन सा फंडामेंटल राइट है? ये देखो, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, बी लिखो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, सी बात लिखो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, आसान क्वेश्चन है, सबसे आसान क्वेश्चन। डी पार्ट लिखो राइट टू इक्वालिटी, क्या आंसर होगा? डी पार्ट। आर्टिकल 15 मैंने बताया था, राइट टू इक्वालिटी के अंदर कौन कौन से आर्टिकल हैं? आर्टिकल 14 टू 18। ठीक है, 2015 का क्वेश्चन, 1995 का क्वेश्चन है। ठीक है, यूपीएससी ने 1995 में पूछा गया, सिंपल सा क्वेश्चन, राइट टू इक्वालिटी डील्स विद आर्टिकल नंबर 14 टू 18। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे सोचोगे डिस्क्रिमिनेशन है, तो फिर आप कहीं और सोचना शुरू कर दो। हमें फोकस करना है बस ये आर्टिकल नंबर कौन सा है, तो किसके अंदर पड़ेगा। ठीक है, कौन से फंडामेंटल राइट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, which of the following categories, which of the following categories of fundamental rights incorporate protection against untouchability, इधर untouchability है, इधर discrimination। ठीक है, मेन वर्ड, as a form of discrimination, as a form of discrimination। ये पार्ट लिखो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, इसके अंदर आएगा। बी पार्ट राइट टू फ्रीडम, सी पार्ट राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल, डी पार्ट राइट टू इक्वालिटी। क्या आंसर होगा? डी होगा। क्वेश्चन 2020 में आया, अभी लेटेस्ट 2020 का क्वेश्चन है यूपीएससी का। सेम क्वेश्चन देखो 1995 में आया। ठीक है, 25 साल के बाद यूपीएससी ने सेम क्वेश्चन रिपीट किया। ठीक है, अनटचेबिलिटी किस आर्टिकल के अंदर है? 70। आर्टिकल 70 कौन से फंडामेंटल राइट के अंदर आएगा? राइट टू इक्वालिटी। मैंने बोला आर्टिकल 14 टू 18 राइट टू इक्वालिटी के अंदर ही आएगा।
इतना सिंपल सा क्वेश्चन और 25 साल के बाद वही सेम क्वेश्चन पूछना है, कोई कंपटीशन नहीं पड़ा हुआ है, ठीक है। बस क्वेश्चन पूछने का ढंग, ठीक है, सेम पैटर्न में पूछ रहा है, सेम थीम है, ठीक है, हर बार अलग स्टाइल से पूछता रहेगा, ठीक है। कभी डिस्क्रिमिनेशन में पूछेगा, नेक्स्ट टाइम अपॉर्चुनिटी में पूछ लेगा, आर्टिकल 16, ठीक है, कभी 15, कभी 16, कभी 18, आपको पता है किसके अंडर आता है, बस यही याद रखना। टफ है क्वेश्चन, ठीक है, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से हमें पता चलता है कि एग्जाम में हमें कैसे आंसर करना है। बाकी वाले नोट डाउन कर लो इतनी देर में। एक और क्वेश्चन देखो, अभी 2021 में आया वो क्वेश्चन है, अ लेजिस्लेशन आपको कंसेप्ट पे ध्यान देना है, legislation which confer on executive or administrative authority and unguided and uncontrolled डिस्क्रिशनरी क्या होती है, ऐसी पावर जो बंदे के पास एक्सक्लूसिव पावर हो, जिसपे उसका ही हक चलता है, ठीक है, जो वो मर्जी चाहे उसके रिलेटेड कर सकता है, उसको बोलते हैं डिस्क्रिशनरी पावर इन मैटर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लॉ violates which of the following rights, violate which of the following articles, A part article 40, B article 50, C article 32, D article 44। क्या आंसर होगा? अब देखो क्वेश्चन को उसने बहुत घुमाया, ठीक है, 2021 का क्वेश्चन है, यूपीएससी 2021 बोलता लेजिस्लेशन विच कॉन्फर ऑन executive or administrative authority and unguided and uncontrolled discretionary power in application of law violate which of the following right। बोलता अगर कोई अथॉरिटी अपनी मर्जी से कोई भी कानून लगा देती है, ठीक है, वो अपनी पावर का इस्तेमाल कर देती है, ठीक है, अपने हिसाब से, तो कौन सा आर्टिकल वायलेट हो जाएगा? 32 तो हो गया रेमडी वाला, उसके लिए तो हम कहाँ पे जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, उसका वायलेशन नहीं होती, वो तो फंडामेंटल राइट के वायलेशन में होगी। 44 क्या होता है? 44 कौन सा है? राइट टू प्रिंसिपल में कौन सा अभी चल रहा है बड़ा न्यूज में, जब भी कोई अपना कानून अपनी मर्जी से लगाएगा तो कौन सा होता है वायलेट? राइट टू इक्वालिटी। भाई इक्वालिटी ही नहीं होगी, ठीक है, राइट टू इक्वालिटी में क्या करते हैं, ठीक है, कानून की नजरों में सभी बराबर है। इधर क्या बोल रहा है वो? डिस्क्रिशनरी पावर, वो अपने हिसाब से लगा रहा है, तो इक्वालिटी का ध्यान नहीं रख रहा है। इन मैटर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लॉ, लॉ के एप्लीकेशन में बंदा मन मर्जी कर रहा है, तो राइट टू इक्वालिटी क्या बोलता है? कानून सबके लिए सेम होगा। ये बंदा क्या कर रहा है? डिस्क्रिशन कर रहा है, भेदभाव कर रहा है किस्म का, तो ये किसके अंडर आएगा? आर्टिकल 14 के अंडर। बस इस क्वेश्चन की इसलिए मैंने कीवर्ड हाईलाइट कर दी। कोई अथॉरिटी है,
वो अपनी मर्जी से पावर का इस्तेमाल करे, यही बोल रहा है वो, ठीक है। अनगाइडेड अनकंट्रोल, उसने वर्ड क्या क्या ऐड किए हैं, अनगाइडेड अनकंट्रोल, अपने तरीके से अपनी मन मर्जी से, तो वो क्या कर रहा है, लॉ को क्या ग्रांटेड ले रहा है, तो इधर क्या हो रहा है, आर्टिकल 14 वायलेट हो रहा है। नेक्स्ट लिखो, राइट टू प्राइवेसी, सुना होगा ना आपने, राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड अंडर विच आर्टिकल, कौन से आर्टिकल के अंडर है, आपको लिखवाया भी था, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, कौन सा होगा, राइट टू प्राइवेसी कौन से आर्टिकल में, हमारी लिबर्टी की बात हो रही है, उसका वायलेशन हो रहा है, कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 21 के अंदर है। डी पार्ट आंसर, ये क्वेश्चन भी देखो अभी लेटेस्ट आया है, ठीक है, 2021 में पूछा गया, ईयर भी 2021 ही है, ठीक है, ये न्यूज में था तब वो, ठीक है, इसके लेटर सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट आई थी, इसलिए उस साले क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन टफ नहीं है, बस उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी टफ बना दी गई है, ठीक है, मजे से अगर आप कंसेप्ट पढ़ोगे, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू मैरिज, ये भी कौन से आर्टिकल के अंदर है, 21 के अंदर, उसमें बहुत सारी लिस्ट है कौन कौन सी चीजें, हमें अच्छा रोड होना चाहिए, अच्छा पानी, अच्छा एनवायरनमेंट, ये भी सारी चीजें किसके अंडर है, आर्टिकल 21। राइट टू स्लीप, सोने का भी अधिकार, वो भी आर्टिकल 21 के अंडर ही है, वो भी हमारा फंडामेंटल राइट है, ठीक है। जो भी बेसिक बेसिक चीजें इंसान को जरूरत है, लिबर्टी वाला मैंने प्रेम्बल में आपको बताया था ना डिटेल में, पार्शियल लिबर्टी, नेगेटिव लिबर्टी, तो आर्टिकल 21 किससे रिलेट करता है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के रिलेटेड, ठीक है। तो उसमें लिबर्टी से रिलेटेड जितनी चीजें हैं वो मैक्सिमम चीजें इसी में ही काउंट होंगी, ठीक है। राइट टू प्राइवेसी, अब बहुत सारे अदर एग्जाम में भी क्या हो गया है, रिपीट हो गया क्वेश्चन से, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। Which of the following, which of the following are envisaged why right against exploitation, राइट एंगेज एक्सप्लॉयटेशन कौन से आर्टिकल में है, कौन कौन से आर्टिकल से डील करता है, ये पार्ट देखो, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन एंड फोर्स्ड लेबर, एवोल्यूशन ऑफ, एवोल्यूशन होता है खत्म करना, ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, सी पार्ट देखो, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट, protection of interest of minorities, B part, prohibition of
प्रोहिबिशन होता है रोकना, ठीक है, प्रोहिबिट करना, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एंड माइंस। अब आपने बताना कौन सा करेक्ट है, ठीक है। हमारा जो पहला ऑप्शन है उसमें आ जाएगा ए बी डी ओनली। सेकंड ऑप्शन में बी सी डी ओनली। थर्ड ऑप्शन में ए एंड डी ओनली। करेक्ट बताना आपको कौन सा करेक्ट है इसमें। लास्ट में ए बी सी डी, मतलब आल की बात है। ये क्वेश्चन भी कब का है? 2017 का क्वेश्चन। बताओ क्या आंसर होगा? सिंपल सा इसमें एक ट्रिक लगाओ, एलिमिनेशन की ट्रिक भी लगती है, ठीक है। देखो कौन सा नहीं होगा, राइट एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी कौन सा है? आर्टिकल 17। ये तो आ गया राइट टू इक्वालिटी वाले बात कर रहे हैं। ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन कौन सा? आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24। ए वाला गलत हो गया, बी गलत है, तो जिधर बी आ रहा है वो तो होगा ही नहीं। इधर भी बी आ रहा है, नहीं होगा। इधर भी बी आ रहा है, नहीं होगा। पीछे वजह डायरेक्ट आंसर ऐसे निकाल देंगे, ठीक है। फिर इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, ये तो ये आर्टिकल उधर चलेगा 29, 23, 30 वाला, ठीक है। माइनॉरिटीज की बात होगी, ये भी गलत हो गया। पीछे हमारे पास बच्चे दे दी तो, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकती, प्रोविजन ऑफ छोटे बच्चों को होता है ना, 14 साल तक के छोटे बच्चों को फैक्ट्री में हजार्डस वर्क में नहीं किया जा सकता। बाकी ट्रैफिकिंग और फोर्थ लेबर भी नहीं की जा सकती, ठीक है। ऐसे तो 18 ईयर तक हजार्डस फैक्ट्री में काम नहीं कर सकते, ठीक है। नॉर्मल वो 14 ईयर तक नहीं कर सकते, ठीक है। समझा गए क्वेश्चन का? बस आपको कंसेप्ट में थोड़ा कॉन्फिडेंस रखना खुद पे, जो हमने पढ़ा है बस उसी का इस्तेमाल करना है, ठीक है। अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करना है, क्वेश्चन टफ नहीं है। और देखा करो कि अगर एलिमिनेशन पॉसिबल हो तो एलिमिनेशन का इस्तेमाल करना है। क्या कोई स्टेटमेंट गलत होने से हम आंसर तक पहुंच रहे हैं? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलता दो स्टेटमेंट देंगे, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया defines its structure in terms of federalism, secularism, fundamental rights and democracy। ध्यान से इस क्वेश्चन को ट्रिक देखना उसने क्या की हुई है, ठीक है। होता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, COI लिख रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू की बात कर रहा है। टू सेफगार्ड citizens liberty and to preserve
the ideals on which the constitution is based। कौन सी स्टेटमेंट वो बताओ, on which the constitution is। अब आपको इसमें बताना है ए पार्ट में कौन सा ट्रू है, कौन सी करेक्ट है, 1 ओनली, 2 ओनली, सी में बोथ या डी में नन। क्वेश्चन 2020 का है, बताओ भाई। इसका आंसर क्या है, नन, कोई भी सही नहीं। देखने में आपको क्या लग रहा है, दोनों ही। अब क्या ट्रिक की उसने बोला द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन कर रहा है स्ट्रक्चर इन द टर्म ऑफ फेडरलिज्म। आपने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, कहीं फेडरलिज्म वर्ड मिला नहीं मिला, तो क्या लिखा है, इंडिया दैट इज यूनियन ऑफ स्टेट। उसका फीचर फेडरलिज्म है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में वो कहीं भी लिखा नहीं है, डिफाइन नहीं है। अब वो चालाकी क्या कर रहा है, ये सारी चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है, उसके अंदर चीजें हैं, बट डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में वो चीज नहीं लिखी। जैसे अनटचेबिलिटी कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या नहीं है, एक्सप्लेन नहीं है। मोनार्टी कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लेन नहीं है, ठीक है। राइट टू जो भी अगेंस्ट अनटचेबिलिटी वो लिखा है, लेकिन अनटचेबिलिटी को आगे उसने डिफाइन नहीं किया। वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन नहीं करता। क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है फेडरलिज्म को? कहाँ फेडरलिज्म आपको डिफाइन होता मिलता है? सेकुलरिज्म तो था ही नहीं पहले, बाद में ऐड किया गया, ठीक है। इसलिए चीज क्या हो जाती है, ये सारे फीचर हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, बट कॉन्स्टिट्यूशन इनको क्या नहीं करता, डिस्क्राइब नहीं करता। इधर भी उसने वही लिख लिया, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जुडिशियल रिव्यू के बारे में बोलता है। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, जुडिशरी कोई भी जो लॉ गवर्नमेंट बनाती है उसको चेक कर सकती है। जैसे मैंने बताया ना, जो हमारी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुई थी, ठीक है, 1951 में, तो उसमें क्या कर दिया गया था, 9th शेड्यूल में कोई भी आर्टिकल डाल दो तो उसके अंदर जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। फिर आईआर सैलो केस हुआ था 2007 में, उसने क्या कहा था, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, क्योंकि जो बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन बोलती है कि बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट नहीं होना चाहिए, इसलिए जुडिशियल रिव्यू भी क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर का ही पार्ट है। बट क्या है, एक्सप्लिसिटली कहीं पे लिखा हुआ है कि जुडिशियल रिव्यू होगा कॉन्स्टिट्यूशन में? ये वो जुडिशियल रिव्यू की पावर हमें कहाँ से मिलती है, आर्टिकल 13 से, आर्टिकल 32, आर्टिकल 226 जो जुडिशरी को मिलती है। बट कहीं पे भी आर्टिकल 142 डायरेक्टली जुडिशियल रिव्यू वर्ड नहीं यूज किया गया, नहीं उसको डिफाइन किया, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ए भी गलत। जब वो बोला तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऐसे बोल दे कि ये ऐसा चीज है, बट जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का वर्ड डायरेक्टली इस्तेमाल कर रहा है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जुडिशियल रिव्यू के बारे में नहीं प्रोवाइड करता। ये तो हमने जैसे अमेरिकन सिस्टम है वहीं से थोड़ा बहुत तो कर लिया, ठीक है, खुद ही इंटरप्रिटेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, which of the following comes under jurisdiction of both high court and सुप्रीम कोर्ट? बोलता हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जुडिक्शन के अंडर कौन सी चीजें आती हैं, ठीक है, जो दोनों की जुडिक्शन में आता है। पहला डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। जब हम जुडिशरी में पढ़ेंगे डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट किसके अंडर आता है, सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुडिक्शन के अंडर आता है, ठीक है। डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट ये भी उसी के अंडर आ जाता है, dispute between states, their protection of fundamental right,
प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट। डी पार्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या आंसर होगा? ये 1993 का क्वेश्चन है। क्या आंसर होगा? जल्दी बताओ। सिंपल सा क्वेश्चन है? देखो, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास किसकी पावर है? बोथ की बात करें, मतलब दोनों किस चीज में अपनी जुरिडिक्शन दे सकते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास रिट जुरिडिक्शन है। सुप्रीम कोर्ट के पास रिट जुरिडिक्शन किसके अंडर है? आर्टिकल 32। और हाई कोर्ट के पास आर्टिकल 226। दोनों के अंडर को क्या कर सकता है? रिट इशू कर सकता है। तो किसके लिए रिट की जाती है इशू? फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए, टू सेव दी फंडामेंटल राइट, प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट। और जो सुप्रीम कोर्ट की रिट है वो सिर्फ फंडामेंटल राइट के एरिया को ही देखता है। ठीक है, हाई कोर्ट की रिट जो है वो वाइडर है। ठीक है, वो ज्यादा पावरफुल है, हाई कोर्ट की रिट वाली पावर ज्यादा है। तो दोनों किसको करते हैं? प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स को। जैसे प्रोटेक्शन अगेंस्ट वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई भी चीज आ जाए, मुद्दा आ जाए, उसमें देखना है भाई कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी इंटरप्रिटेशन क्या होगी। क्या वो हाई कोर्ट कर सकता है? नहीं। अब कॉन्स्टिट्यूशन में किस वर्ड का क्या मीनिंग होगा वो कौन डिसाइड करेगा? वो सुप्रीम कोर्ट की एक्सक्लूसिव होगी। ठीक है, उसमें भी बड़े बड़े बेंचेस बनते हैं, 5 जज बेंच, 7, 13। केशवानंद में कितना था? 13 जज बेंच। आज तक का इंडिया का सबसे बड़ा बेंच। डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ये भी कौन देखता है? सुप्रीम कोर्ट। डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट, ये भी कौन देखेगा? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। इसलिए आंसर नहीं होगा। फंडामेंटल राइट ये ऐसा है जिसपे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आप दोनों में क्या कर सकते हो? अप्रोच कर सकते हो, दोनों उस पर फैसला बता सकते हैं। ठीक है, समझ आ रहे हैं ना क्वेश्चन? आप गलती कहाँ पे करते हो? कंसेप्ट क्लियर हो रहे? मेन इनका हमारा मकसद है कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो, आपको पता चले। चीजें तो आपने पढ़ी हुई हैं, फिर भी आप गलती कर देते हो। ठीक है, पढ़े हुए हैं फिर भी गलती हो रही है, तो इसका मतलब पूरा कंसेप्ट क्लियर नहीं था आपको। क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। जैसे ये स्टेटमेंट है, राइट्स, ये सबसे टफ क्वेश्चन था। ठीक है, राइट्स आर क्लेम्स ऑफ स्टेट अगेंस्ट the citizens B part rights are privileges which are incorporated in Constitution of a state। C part है, rights are claims of citizens against the state। B, rights are privileges of few citizens against many। क्या आंसर होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी आंसर बताओ। 2017 का क्वेश्चन है।
2017 में पूछा गया, लेटेस्ट क्वेश्चन ही है। बोलता राइट क्या है, राइट आर क्लेम ऑफ सिटीजन ऑफ स्टेट अगेंस्ट सिटीजन। राइट क्या, ये उल्टा लिख दिया इसने, किसके क्लेम है, राइट आर क्लेम ऑफ सिटीजन किसके खिलाफ, अगेंस्ट दी स्टेट। तो ये क्या हो जाएगा, गलत। बोलता राइट्स आर प्रिविलेजेस, तो राइट क्या सिर्फ प्रिविलेजेस है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट के साथ प्रिविलेजेस के साथ क्या होती है, ड्यूटीज भी होती है, तो ये भी गलत हो गया। राइट्स आर क्लेम ऑफ सिटीजन अगेंस्ट स्टेट, जो उसको हमने करेक्ट कर दिया, ठीक हो गया। बोलता प्रिविलेज ऑफ फ्यू सिटीजन अगेंस्ट मैनी, सिर्फ कुछ लोगों को प्रिविलेज है बाकियों को नहीं है, तो राइट तो होगा ही नहीं, वो तो और हर चीज और गलत हो गई, हो गया। क्वेश्चन लिखो, समझ आ गया। राइट्स क्या है, राइट्स आर क्लेम ऑफ सिटीजन अगेंस्ट द स्टेट। इसमें भी स्टेटमेंट्स देखो क्वेश्चन में। आर्टिकल 301 pertains to right to property, सेकंड है right to property is a legal right what not a fundamental right। थर्ड है आर्टिकल 300A was inserted in the Constitution of India by 44th by कांग्रेस गवर्नमेंट। अब इसने देखो इधर खेल दिया थोड़ा सा, ठीक है, by कांग्रेस गवर्नमेंट एट द सेंटर by 44th Constitutional Amendment Act, ठीक है। इसका आंसर बताओ कौन सा होगा, ए पार्ट 2 ओनली, बी पार्ट 2 and 3 ओनली, सी पार्ट 1 and 3, डी पार्ट 1, 2 and 3। क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। ये पूछा गया है हमारा 2005। देखो राइट टू प्रॉपर्टी की बात की जा रही है, ऊपर क्या लिख दिया इसने, आर्टिकल 301 किसके अंडर है, 300A के अंडर है, ये तो हो गया गलत। राइट टू प्रॉपर्टी इज लीगल राइट बट नॉट अ फंडामेंटल राइट, सही है, मैंने बताया था आपको। राइट टू प्रॉपर्टी क्या है, इज अ लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशन राइट, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आ गया 300A में, तो कॉन्स्टिट्यूशन राइट हो गया। लीगल राइट क्यों है, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकते हैं थ्रू डीड्स, ठीक है, तो इसलिए क्या हो गया, लीगल भी हो गया। लीगल तरीके से भी प्रॉपर्टी बंदा ले सकता है, ठीक है, बेच सकता है, कुछ भी कर सकता है। बोलता है इंसर्टेड बाय कांग्रेस गवर्नमेंट, जो हमारी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुई थी ना, कब हुई थी, 1976 में। तो 1975 में किसने, इंदिरा गांधी जो तब पीएम थी, उन्होंने क्या लगाई थी, इमरजेंसी, तो उस टाइम पे कांग्रेस थी, तो उसने 42nd में बहुत सारी चेंजेस कर दी थी, इसलिए 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को क्या बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसके बाद आई कौन सी पार्टी, जनता पार्टी। तो जनता पार्टी ने उसमें थोड़ी जो उन्होंने गलत चीजें की थी उसी को क्या किया, करेक्शन किया। वो कौन सी अमेंडमेंट से किया, 44th से, ठीक है। तो इसमें कौन सी थी,
जनता पार्टी ने किया, कांग्रेस ने नहीं किया, इसलिए ये भी गलत हो गया। आंसर क्या बना? 2 ओनली। समझ आ गया? ठीक है, हाँ ये वाले में आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो 2 ओनली एक पार्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम ऐसा ही क्वेश्चन अब रिपीट होगा 16 ईयर के बाद। ठीक है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया? ये पार्ट में आ रहा है लीगल राइट अवेलेबल टू सिटीजन्स ओनली। बी पार्ट में लीगल राइट इसमें भी बड़े लोग कंफ्यूज हुए थे, अवेलेबल टू एनी पर्सन। सी पार्ट फंडामेंटल राइट अवेलेबल टू सिटीजन्स ओनली। डी पार्ट neither fundamental right nor legal right। क्या आंसर होगा? ये भी 2021 का क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन। जिस बच्चे ने पुराना पेपर किया होगा प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व, तो उसको तो आसानी से हो जाएगा। क्या बोलता है? राइट टू प्रॉपर्टी क्या है? नाइदर फंडामेंटल राइट ना लीगल राइट है, तो गलत हो गया। हमें तो पता है लीगल राइट तो है ही है, फंडामेंटल राइट नहीं है। फंडामेंटल राइट अवेलेबल टू सिटीजन ओनली, फंडामेंटल राइट ही नहीं है तो सिटीजन की बात कहाँ से होगी? फिर बोलता है लीगल राइट अवेलेबल टू सिटीजन्स ओनली। सिटीजन्स ओनली के लिए कौन से राइट होते हैं? फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट में बताया था ना मैंने, कुछ एलियन को होंगे, कुछ सिटीजन्स को। सिटीजन को कौन से होते हैं एक्सक्लूसिवली? 15, 16, 19, 29, 30। तो बाकी तो एलियंस को भी होते हैं, फॉरेनर्स को भी। तो अगर ये फंडामेंटल राइट ही नहीं है तो सिटीजन्स ओनली वाला है, क्या हो गया? गलत। मैक्सिमम लोगों ने यही टेक लिया था कि राइट टू प्रॉपर्टी सिर्फ इंडिया के सिटीजन्स को ही होगा। ठीक है, अब बाहर के लोग आ जाएंगे, इंडिया में फैक्ट्री लाएंगे, अपनी वो बनाते हैं, ठीक है, एफडीए आती है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत। लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन। ठीक है, जो लीगल तरीके से इंडिया में जमीन खरीदेगा भाई उसको मिल जाएगी जमीन। ठीक है, वो फॉरनर भी हो सकता है। समझ आया? देखो क्वेश्चन आसान था, फिर भी आपने गलत कर दी। अब इसी टाइप का क्वेश्चन कहीं नेक्स्ट टाइम में रिपीट कर देंगे वो। ठीक है, वो आपको समझ आ गया ना कि ये सिर्फ सिटीजन्स कोई नहीं है। ठीक है, कर लिया? अब रिट्स पे क्वेश्चन देख लेते हैं। थोड़ा समझ आ रहा है ना, कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं? अब आपको पढ़ना कैसे? बिटवीन दी लाइंस आपको पढ़ना है। ठीक है, सिर्फ रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा, कंसेप्ट होने चाहिए। कंसेप्ट होगा तो कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और जानबूझ के सिमिलर सिमिलर ऑप्शन डालते हैं कि बच्चा गलती करते हैं। लिख रहा है द ग्रेटेस्ट हॉलमार्क ऑफ पर्सनल लिबर्टी। मैंने आपको कल बताया भी था जब रीड्स पढ़ाई थी। इस कौन सी रीड है? मैडामस। कितने टाइप की रीड थी? कौन कौन सी? और डी कौन सी है? हैवियस। बताओ क्या आंसर होगा?
1983 का क्वेश्चन है, कितनी पहले यूपीएससी ने ऐसा क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, पर्सनल लिबर्टी कब आती है? ठीक है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी की बात कर रहा है वो। तो हैबियस कॉर्पस में क्या होता है, मैंने बोला किसी बंदे को आपने क्या कर लिया, डिटेन कर लिया, कैदी बना लिया इलीगल तरीके से, तो सुप्रीम कोर्ट कौन सी रिट इशू करेगा? हैबियस कॉर्पस टू हैव द बॉडी, बोलेगा मेरे सामने इस बंदे को पेश किया जाए। फिर मैंडेमस में क्या करता है वो, कमांड करता है। क्यूब रैंडम में पूछता है किस पोजीशन से आप बैठे हो। प्रोहिबिशन में लोअर कोर्ट को रोक देता आप नहीं करो। सेशरी में लोअर कोर्ट ने ऑर्डर भी दे दिया, उसको भी कैंसिल करके अपने अंडर ले लेता है। ठीक है, तो ये सारी रिट्स आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी रिट पे, मैंडामस। तो मैंडामस का मीनिंग क्या है? ये ऑप्शन, a writ issued by a superior court command that a specified thing to be done, A part, B part, a legal term for prisoners right to appear in person and be tried in court. C part, a written public declaration of intentions, opinion or motives of a sovereign or a leader, party or party. D part, the principle of hybridization discovered by Gregor Mendel, which led to the improved breed of plant and animal life. इसका आंसर बताओ भाई। अब ऑप्शन भी इतने आसान है। ठीक है, 1986 में पूछा यूपीएससी। इसमें क्या बोला, प्रिंसिपल ऑफ हाइब्रिडाइजेशन डिस्कवरी जॉर्ज मेंडल। ठीक है, साइंस का फैक्ट डाल दिया उसने। उसी ने फिर देखना चाहता, बच्चे ने कभी नाम भी सुना मैंडेमस का। ठीक है, तो उसने क्या डाल दिया, जॉर्ज मेंडल वाला, जो आपने एवोल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ा है ना, पी वाला, उसमें कैसे होते हैं। ठीक है, तो प्लांट एनिमल लाइफ की बात कर रहा है। तो ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, उसने बायो का डाल दिया। तो सिर्फ देखने जाता, बच्चे ने कभी नाम भी सुना नहीं सुना इस चीज का। ठीक है, तो क्या, A written public declaration of intention, opinion or motive sovereign body, ये तो किसी डेक्लेरेशन की बात कर रहे हैं। हम तो किसकी बात कर रहे हैं, रिट की। A legal term for prisoner to appear in person and tried in court, लीगल टर्म उसके लिए, किसी पर्सन के लिए, किसकी बात कर रहा है, हैबियस कॉर्पस। किसी बंदे को क्या बोल रहा है, कोर्ट में पेश होने के लिए बोल रहा है। ठीक है, लीगल राइट है उसका।
ठीक है, इलीगल टर्म है किसी प्रिजनर के राइट की टू अपीयर इन पर्सन एंड अपीयर इन कोर्ट, जो उसकी बात हो रही है। तो हमें किसकी बात चाहिए, मैंडेमस का लिए पूछे, तो मैंडेमस क्या होता है, कमांड। कोर्ट जब बोलेगा किसी चीज को डन करो, किसी काम को करने के लिए जब कोर्ट से ऑर्डर आता है तो उसको क्या बोलते हैं, मैंडेमस। समझ आई रिट। देखो उसने कैसा क्वेश्चन पूछा है, हमें सिर्फ एक ही वर्ड बनाना चाहिए। हैबिस कार्पस का मीनिंग टू हैव दी बॉडी, उस बंदे को कोर्ट के अंदर क्या करना है, पेश करना है। जब भी मैंडेमस आ गया तो कोर्ट क्या करता है, कमांड देता है भाई ये वाला काम मुझे करके दो। जो क्यू वारंट आ जाता है तो उसके वारंट निकल जाते हैं, उसको क्या पूछता है कोर्ट, भाई किस राइट से आप इस पोजीशन पे बैठे हो। प्रोहिबिशन में उसको रोक देता, बोलता आपकी जो डिक्शनरी नहीं है इतनी, आप काम कर रहे हो। सेशरी में अगर उसने कुछ किया भी हो उसको भी कैंसिल करके अपने अंडर दे देता है। ठीक है, समझ आ गया, ये इसी से क्वेश्चन बनेंगे। अब एक लास्ट क्वेश्चन है जो रेट पे पूछा गया, फिर हमारे फंडामेंटल राइट्स के लगभग हमने 15 क्वेश्चन देख लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर में आए गए हैं। ठीक है, when the chief justice of High Court acts in an administrative capacity, he is subject to a direct jurisdiction of any of the other judge of High Court। बी पार्ट में लिखो स्पेशल कंट्रोल exercised by Chief Justice of India। सी पार्ट लिखो डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ गवर्नर ऑफ स्टेट। डिस्क्रिशनरी पावर कौन सी होती, जो उसकी एक्सक्लूसिव पावर होती है, जिसमें वो अपनी मनमर्जी कर सकता है। स्पेशल पावर प्रोवाइडेड टू द सीएम चीफ मिनिस्टर इन दिस रिगार्ड। ये क्वेश्चन आया 1996 में क्वेश्चन आया। आंसर बताओ इसका क्या पूछता है। व्हेन द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट का सीजीआई, ठीक है, इन एन एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी, उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में ही सब्जेक्ट टू, वो क्या कर सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जज क्या कर सकता है, रिट को इशू कर सकता है। आपको सेम पहला क्वेश्चन हमने किया, ठीक है, क्या कर सकता है, रिट जुरिडिक्शन ऑफ एनी ऑफ द अदर जज ऑफ द हाई कोर्ट, तो वो कर सकता है। ठीक है, जो चीफ जस्टिस होता है वो क्या होता है, हेड होता है, और किसी छोटे मोटे जज ने कोई उसमें फैसला दिया तो वो उसको भी क्या कर सकता है, अपने अंडर देख सकता है। ठीक है, स्पेशल कंट्रोल एक्सरसाइज बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, डिस्क्रिशनरी पावर, ये सारे अलग ही चीजें। ठीक है, समझ आ गया कैसे कैसे क्वेश्चन हम करते हैं। ठीक है, इसके सारे क्वेश्चन हो गए।
अब बाकी हम कल देखेंगे इसका, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज कल होंगी।